एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं आप सब लोगों से पर डे आपकी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कृपया सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इस बात की करें कि हमारी जो क्लासेस हैं, हमारी जो वीडियो है, वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पहली बार क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन भी लोगों को ये क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल और फायदेमंद लग रही है, कृपया करके वो सभी लोग लाइक के बटन को क्लास को लेने के बाद प्रेस किया करें। तो जैसा कि हम सब लोग मिलकर बातें कर रहे थे, एक अच्छे और महत्वपूर्ण टॉपिक था। और कल हमने एक अच्छे टॉपिक पर बात करी थी और वो था आपकी भारत में गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइसराय। आज उसी टॉपिक को लेकर आगे हम बातें करेंगे और उससे जो भी टॉपिक हमारे रह गए हैं उनमें कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाए, है ना। कल शायद हमने इस वाले टॉपिक पर बात करी थी, आपकी एक गवर्नर था, एक बोला जाता था आपकी गवर्नर जनरल, और एक फिर बाद में इसी चीज का नाम क्या रखा गया था, आपकी वायसराय। कल शायद हम सभी लोग आपकी मिलकर बात कर चुके थे कि भारत में गवर्नर सबसे पहला आपकी शुरुआत हुई। मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर दूं आपके सबके सामने कि कल हमने बात करी थी कि भारत में सबसे पहला बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और वो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। उसी के बाद भारत में एक एक्ट पारित हुआ और जिस एक्ट का नाम रखा गया था रेगुलेटिव एक्ट, और रेगुलेटिव एक्ट 1773 में पारित हुआ और उसके बाद हमारे भारत में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। उसके बाद शायद हम लोगों ने पढ़ी कि हमारे भारत में एक एक्ट पारित हुआ, चार्टर्ड एक्ट 1833 1833 ईस्वी में, और उसके बाद 1834 ईस्वी में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस पद पर सबसे पहले बैठने वाले व्यक्ति जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उसके बाद भारत में 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ और इसी के तहत भारत में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इस प्रकार भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय हमारे भारत में लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो ये फिर उसके बाद लास्ट में हम देखें जब भारत आजाद हुआ 1947 1947 में, तो फिर गवर्नर जनरल का पद आपकी खत्म और वायसराय का पद खत्म कर दिया गया और इस वायसराय पद के स्थान पर भारत में एक नया पद स्टार्ट किया गया और जिस पद को आपकी क्या बोला गया था, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कहा गया। तो हम लोग कल बात कर चुके थे कि हमारे भारत में एक वायसराय आपकी हमारी जो अभी तक गवर्नर जनरल पढ़ा था, और वो हमने लास्ट में पढ़ा था लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। शायद हमने पढ़ा था कि लॉर्ड हेस्टिंग का जो शासनकाल है वो 1844 से 1848 तक रहा है। अब हम अगले वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाले आप सब लोग आपकी लॉर्ड डलहौजी, है ना, ए लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे एग्जामों में सबसे ज्यादा मालूम किए जाने की संभावना होती है। तो कृपया करके आप अब लिखना स्टार्ट करते हैं। हम सब लोग आपने सुन ही लिया होगा, जैसा आप हमसे उम्मीद करते हैं, मैं भी आप सब लोगों से आपकी एक ही उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस क्लासेस को सभी ग्रुप में आप शेयर करेंगे और लोगों से बोलेंगे कि अगर उनको वास्तविकता में एक लंबे मेथड से, एक ऐसे मेथड से पढ़ना है जो मेथड उनको एग्जाम में बहुत ज्यादा कामयाबी दिला सकता है, तो कृपया करके हमारी इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को प्रेस जरूर कर दिया करें आपकी, है ना। तो आइए आपकी शुरू करते हैं अगले गवर्नर जनरल के बारे में, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आपके 1848 से 56 तक हमारे भारत में। अब आप लिखना स्टार्ट करें, जैसे मैं कल आप लोगों को बता के गया था, भारत में रेलवे का जन्म। भारत में रेलवे का जो जनक है वो किसे बोला जाता है, लॉर्ड डलहौजी। अगर हम ऐसा निशान बना रहे हैं तो इसका मतलब लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि भारत में सबसे पहली ट्रेन, है ना, भारत में जो प्रथम ट्रेन है
वो चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और ये सबसे पहले ट्रेन आपकी 16 अप्रैल 1853 को किसके शासनकाल में चली? लॉर्ड डलहौजी की। ये सबसे पहली ट्रेन चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच में। और ये चली थी आपकी यहाँ 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी ये आपकी जो ट्रेन चली थी आपकी, ठीक है। और इस वाली ट्रेन का नाम रखा गया था आपकी डंकन क्वीन, है ना। इस ट्रेन का नाम आपकी डंकन क्वीन रखा गया था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ये चली थी आपकी। और इसी रीजन से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ट्रेन चली, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में आपकी क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक आपकी हमारी कहा जाता है, आपकी हमारी, है ना। ग्रेट इंडियन ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, पेनिसुला रेलवे, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। इस कंपनी के द्वारा भारत में सबसे पहली ट्रेन आपकी चलाई गई थी। ये कंपनी है जिसके द्वारा सबसे पहले भारत में, तो जिस कंपनी के द्वारा भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई तो वो ये है आपकी ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी है। 1853 में जिसके शासनकाल में चली वो लॉर्ड डलहौजी है आपकी, है ना। ऐसे ही करके अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में इसके ही आपकी हमारी शासनकाल में अगर हम बात करें आपकी, तो सबसे पहले हमारे भारत में लोक सेवा विभाग इसकी भी स्थापना जो है वो किसके शासनकाल में की गई? लॉर्ड डलहौजी। ऐसी करके सार्वजनिक, है ना, पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट यानी सार्वजनिक वर्किंग का मतलब आपकी हमारी सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है आपकी, है ना, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको आजकल आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा PWD, इसकी भी स्थापना हमारे भारत में पहली बार किसके शासनकाल में की गई? इंग्लिश में देखो लिखा हुआ आएगा पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट, या सार्वजनिक निर्माण विभाग या लोक सेवा विभाग। इन दोनों की स्थापना का श्रेय हमारे भारत में वो किसको दिया जाता है? वो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में हमारे भारत में सबसे पहले आपकी किसकी स्थापना की गई? लोक सेवा विभाग या सार्वजनिक आपकी निर्माण विभाग की स्थापना की गई। और ट्रेन का जनक भी किसे बोला जाता है? आपकी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ऐसे ही करके अगर हम भारत में बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी हमारी वुड डिस्पैच जो आपकी हमारी शुरू हुआ था, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। वुड डिस्पैच जो कार्यक्रम आपकी शुरू हुआ था वो 1854 में शुरू हुआ, और वो भी किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच आपकी शिक्षा के सुधारों से संबंधित है ना, जो शिक्षा के सुधार होते हैं उससे आपकी हमारी संबंधित एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम को क्या बोला जाता था? आपकी वुड डिस्पैच अधिनियम 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी। ऐसे करके एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपकी राज्य हड़प की नीति के वाले, है ना। राज्य हड़प की नीति का जनक जो है वो भी भारत में किसे माना जाता है? आपकी लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। राज्य हड़प की नीति का मतलब मैं एक बार ऐसे बोल के आपको ओरल आपकी समझा देता हूँ। देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी राजा का शासनकाल भारत में किसी भी राज्य पर है, और अगर इस राजा के कोई भी पुत्र नहीं है, इस राजा का, है ना, कोई भी पुत्र नहीं है, तो इस राजा की मृत्यु के बाद इस राजा का जो राज्य होगा वो ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश शासन में उसका विलय कर लिया जाएगा। इस वाली आपकी नीति को क्या बोला जाता था? आपकी राज्य हड़प की नीति कहा जाता था। अब आप लिख लें, राज्य हड़प की नीति के इस नीति के तहत कुछ हमारे भारत के राज्य थे, जिन भारत के राज्यों को आपके ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था उनके नाम आप लिखे आपके, है ना। ब्रिटिश राज्य में जो मिलाया गया था उनके राज्यों के अगर नाम लिखेंगे आप सब लोग, तो उन राज्यों के नामों में एक तो आपकी हमारी झांसी है, झांसी, ठीक है, झांसी आपकी हमारी था इनमें। अब झांसी के तहत ही आपकी हमारी इसमें एक था नागपुर आपका, है ना, एक है इसमें आपकी सतारा। सतारा और नागपुर ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। झांसी पता ही होगा आज वर्तमान समय में आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी जयपुर है, अवध, जयपुर, अवध और संबलपुर, ये वाला है ना, जयपुर है, अवध है और संबलपुर है। ये आपकी हमारी इस नीति के तहत इन आपकी हमारी राज्यों को या इन आपके प्रांतों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। अब एक क्वेश्चन बोला जाता है आपकी हमारी कि भाई जिस समय अवध को मिलाया गया था तो
अवध का जो इस समय नवाब था, नवाब वो वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह इसके शासनकाल में इस वाले आपकी हमारी भाई राज्यों को, अवध को आपकी किस में मिला लिया गया था, आपकी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में इसे जो मिलाया गया था आपकी, वो किसके शासनकाल में मिलाया गया था आपकी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो वुड डिस्पैच अधिनियम भी, राज्य हड़प की नीति भी, इस नीति के तहत किन किन आपके राज्यों को शामिल किया गया वो आपके सामने आपकी लिखा हुआ है। देखो मैं आपसे पर्दे की रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके इतनी डिटेल से मैं आप लोगों को चीजें समझाता हूँ, हर एक टॉपिक को हम डिटेलिंग में आपकी बातें करते हैं, तो कृपया करके आप इन टॉपिकों पर अपने नोट्स क्रिएट करें, उन्हें बनाएं, क्योंकि आपकी कामयाबी का जो एक श्रेय होता है वो सबसे बड़ा आपकी नोट्स को दिया जाता है। तो कृपया करके हम नोट्स जरूर बनाया करें इन सारी चीजों के, है ना। और पूरी क्लास के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप लोगों को इसमें पता चलेगा, वरना आपकी हमारी भाई इसमें आपको याद ही नहीं होगा आपकी। ठीक है। अब देखो इनमें अगर हम बात करें आपकी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आपकी हमारी तोप खाना जो था, तोप खाने का स्थानांतरण, है ना, तोप खाने का स्थानांतरण जो था वो कलकत्ता से मेरठ कर दिया गया था। कलकत्ता से मेरठ कर दिया गया था, है ना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसमें आपकी हमारी जो सेना का मुख्यालय है, सेना का मुख्यालय, सेना का मुख्यालय इन्होंने आपकी हमारी ट्रांसफर करा, और सेना का मुख्यालय आपके ट्रांसफर करने के बाद इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भैया आपकी शिमला में, ये बात है ना। और देखो दो काम हुए, तोप खाने का स्थानांतरण, यानी कि जहां तोप खाना होता था उसको, वो अभी तक कोलकाता में था, उसको कोलकाता से हटा के मेरठ पहुंचा दिया गया था 1856 ईस्वी में। तो किसका शासनकाल हुआ, लॉर्ड डलहौजी सेना। एक और लिख ले यहाँ, मुझे शिमला से याद आ गया, पहली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी, है ना, पहली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो शिमला को, वो भी किसने घोषित करा था, आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपकी उसको घोषित किया गया था शिमला को, है ना। शिमला को ग्रीष्मकालीन, यानी कि जैसे गर्मियां हुआ करेंगी तो अपनी राजधानी फिर कलकत्ता से ट्रांसफर करके कहाँ रखी जाएगी, आपकी शिमला में स्थानांतरित की जाएगी। ये भी किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। तो तोप खाने का नेतृत्व हो गया आपकी, है ना। अब इसके भारत में अगर हम बात करें ना आपकी हमारी, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार नया पोस्ट ऑफिस अधिनियम, है ना, नया पोस्ट ऑफिस अधिनियम, ये भी किसके शासनकाल में पारित हुआ है, आपकी नया पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1854 ईस्वी में पारित हुआ। और ये भी किसके शासनकाल में पारित हुआ था आपकी हमारी, तो भी आंसर क्या आएगा, लॉर्ड डलहौजी आपकी, है ना। अब ये है आपकी हमारी कि पहली बार भारत में, पहली बार डाक टिकट की शुरुआत, डाक टिकट की जो शुरुआत हुई है वो भी किसके शासनकाल में हुई है, वो भी भैया लॉर्ड डलहौजी के। ये भी है, भारत में पहली बार कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा विद्युत लाइन जो आपकी बिछाई गई थी, विद्युत लाइन, वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हमारे भारत में आपकी हमारी बिछाई गई है। ये भी कलकत्ता से आगरा के लिए, डाक टिकट की शुरुआत, नया पोस्ट ऑफिस अधिनियम, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये सब कुछ आपकी हमारी किसके शासनकाल में हुआ है आपकी, तो आंसर क्या आएगा आपकी, लॉर्ड डलहौजी। तो बड़ा महत्वपूर्ण शासनकाल रहा है लॉर्ड डलहौजी का आपके 1848 से 1856 के बीच में, है ना। उसके बाद अगले वाले आपकी हमारी व्यक्ति के अगर हम भारत में बात करें आपकी हमारी, तो ये वाला व्यक्ति है, ये वाला आपके हमारे, है ना। अच्छा, तो ऐसे कह सकते हैं कि वास्तविकता में एक क्वेश्चन जो आता है आप लोगों को आपकी, देखो फिर ऐसे आएगा कि वास्तविकता में ब्रिटिश साम्राज्य, इसको आप लिखें जरूर, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार कर, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार करने वाला अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो रहा है वो कौन रहा है आपकी, वो लॉर्ड डलहौजी रहा है। यानी कि जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विस्तार जो हुआ है आपकी, वो किसके आपकी राज्य में विस्तार हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार में हुआ है। तो वो आपकी कौन सा व्यक्ति आएगा, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना। उसके बाद अगले व्यक्ति की ओर हम सब चलते हैं आपकी, और अगला वाला व्यक्ति जो हमारे भारत में वायसराय रहा है वो था आपकी लॉर्ड कैनिंग।
ना। इनके बारे में तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। वो 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ये बता है ना, इनके बारे में आप सबको पता होगा। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल वो कौन रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग है। भारत के प्रथम वायसराय वो भी आपकी कौन रहे हैं भाई? आपकी तब आंसर क्या आएगा? आपकी लॉर्ड कैनिंग है आपकी, है ना। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? तब भी आंसर आपकी कौन आएगा? लॉर्ड कैनिंग आएगा। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, का घोषणा पत्र, ये मैंने आप लोगों को वहां समझाई होंगी 1857 की क्रांति जब पढ़ाई होगी तो वहां जाके देख लेना। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा, किसने पढ़ा था? तब भी आंसर लॉर्ड कैनिंग आएगा। और कहाँ पढ़ा था? तब आंसर आपकी हमारी क्या आएगा भैया? तब आंसर आपकी इलाहाबाद आएगा, इलाहाबाद, ये है ना। तो कहाँ पढ़ा था आपकी? इलाहाबाद। किसने पढ़ा था? आपकी लॉर्ड कैनिंग ने। ये भारत का प्रथम वायसराय है, अंतिम गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी आपकी? तब आंसर क्या आएगा? आपकी लॉर्ड कैनिंग आएगा आपकी हमारी, ये वाला है ना। इसी के शासनकाल में अगर हम बात करें आपकी हमारी, तो हमारे भारत में वास्तविकता में आपकी हमारी जिस नीति के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे ना, आपकी राज्य हड़प की नीति, ये वाली है ना। राज्य हड़प नीति को समाप्त किसके शासनकाल में कर दिया गया था? तब आंसर आपकी लॉर्ड कैनिंग आएगा। यानी कि शुरू जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई है। और इस वाली राज्य हड़प की नीति को, राज्य हड़प की नीति, इस राज्य हड़प की नीति को समाप्त किसके द्वारा कर दिया गया था? तब आंसर आपकी लॉर्ड कैनिंग आएगा आपकी हमारी, ये वाला है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपके इनके बारे में, तो पोर्टोफोलियो अधिनियम है, और हमारे भारत में आपकी हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट है आपकी, ये वाला है ना। एक तो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो हमारे भारत में पारित हुआ था। और एक था आपकी वो 1861 ईस्वी में, तो सीधा सीधा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। एक है आपकी पोर्टफोलियो अधिनियम, पोर्टफोलियो अधिनियम जो है वो भी किसके शासनकाल में पारित हुआ है? तो भी आंसर आपकी हमारी 1861 आएगा। तो भी आपकी क्या आएगा आंसर भैया? आपकी लॉर्ड कैनिंग आएगा। ऐसे ही करके हमारे भारत में आपकी हमारी भाई एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना वो आपने भारत में पढ़ी होगी, आपकी इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम, है ना। इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम ये किसके शासनकाल में पारित हुआ है? तो आंसर आएगा 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट भारत में स्थापित किए गए थे। उनमें एक हाई कोर्ट था आपकी हमारी मुंबई में, एक था आपकी चेन्नई में, चेन्नई का नाम आपको पता ही होगा, पुराना नाम मद्रास है, और एक था आपकी कोलकाता, है ना। तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन जगह 3 उच्च न्यायालय जो आपके हमारे भारत में स्थापित किए गए वो 1862 ईस्वी में किस अधिनियम के तहत? 1861 अधिनियम के तहत। किसके शासनकाल में पारित हुआ? तब आंसर क्या आएगा? आपकी लॉर्ड कैनिंग आएगा। तो ये वाला अधिनियम भी हमारे भारत में किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो भी आंसर लॉर्ड कैनिंग आएगा आपकी, है ना। एक चलो इसके बाद अगर हम लिखेंगे हमारे भारत में, तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था जो हमारे भारत में पारित हुआ था कि हमारी, वो था भैया आपकी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये वाला है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसको तो आप जरूर लिखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये वाला कुछ आपसे ज्यादा पूछा जाता है। वो 1856 ईस्वी में पारित हुआ था, और इस समय भारत के आपके वायसराय कौन थे? आपके गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग थे आपकी। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसके बारे में आपको जानकारी हुई है, हमारे भारत में पारित हुआ था भैया 1856 ईस्वी में, है ना। एक और था आपकी अपराध संहिता, है ना। इस वाले अधिनियम का नाम रखा गया था आपकी अपराध संहिता, जो लागू की गई थी आपकी, वो 1859 ईस्वी में लागू की गई थी अपराध संहिता। तो ये भी किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जो लॉर्ड कैनिंग, तो प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, 1857 की क्रांति के समय वायसराय जो था वो कौन व्यक्ति रहा है हमारे भारत में? तो वो आपकी हमारी भैया कौन आएगा? तो लॉर्ड कैनिंग आएगा आपकी हमारी, ये वाली है ना। ऐसे ही करके अगर हम भारत में बात करेंगे आपकी हमारी भाई,
तो अपने पुत्र को आपकी एक एक चीज, हाँ, और मुझे थोड़ा सा आपके ध्यान आ रहा है, उस चीज को आप थोड़ा सा आपके ध्यान से यहाँ लिख लें आपकी, है ना। ये है कि अपने पुत्र के स्थान पर, है ना, ये चीज और आप लिख लें, अपने पुत्र के स्थान पर किसी भी उत्तराधिकारी को, किसी भी उत्तराधिकारी को, किसी भी उत्तराधिकारी को गोद लेने की जो परंपरा है ना, गोद लेने की जो परंपरा है वो जो शुरू कराई थी आपकी, वो भी लॉर्ड डलहौजी, सॉरी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आपकी शुरू कराई गई थी। भाई राज्य हड़प की नीति का मतलब यही तो था, तो इसने अगर राज्य हड़प की नीति को समाप्त करा है, तो अपने पुत्र के स्थान पर किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए एडॉप्ट करने की जो परंपरा है वो किसके द्वारा शुरू कराई गई, ये तब आंसर क्या आएगा, लॉर्ड कैनिंग आएगा आपके, हमारे ये वाला है ना। अब इस वाले आपके हमारी भाई व्यक्ति के, तो लॉर्ड आपकी कैनिंग हो गया 1856 से 1862 ईस्वी तक आपकी हमारी ये वाला है ना। अब उसके बाद आपके लॉर्ड एल्गिन है ना, इसके बाद जो अगला हमारे भारत में वायसराय रहा है वो लॉर्ड एल्गिन रहे हैं। लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल मात्र 1 वर्ष का है, 1862 से 1863 ईस्वी तक। देखो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और इनके बीच में जो घटनाएं आपकी संपन्न हुई हैं उन वाली घटनाओं को आप याद कर लें, तो अमूमन पूरा एक टॉपिक आपकी अच्छी तरीके से आपकी क्रिएट हो जाएगा और इसमें कोई भी आपकी मुसीबत नहीं होगी आपकी, है ना। और इनसे जुड़े अगर आप लोगों ने 1-2 एग्जाम अगर दिया है तो इनसे जुड़े क्वेश्चन आपकी बहुत ज्यादा एग्जाम में पुट किए जाते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का जनक आपकी किसे कहा जाता है, भारत में आपकी वार्नाक्यूलर एक्ट किसके समय में पारित हुआ था, भारत में 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था, भारत में हाई कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई, ट्रेन किसके समय में आपकी चालू की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में, प्लासी का युद्ध आपकी किसके समय में लड़ा गया था। तो ऐसे करके जरूर ही क्वेश्चन आती है, तो इसी रीजन से हम इन टॉपिकों को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ भी रहे हैं आपकी, है ना। एक आप लिख लें, एक इनके शासनकाल में बस 1-2 ही काम है। एक तो वहाबी आंदोलन को जो समाप्त करा था ना, वहाबी आंदोलन का जो दमन है, वहाबी आंदोलन का जो दमन है वो किसके द्वारा, लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। इनके लॉर्ड एल्गिन की जो मृत्यु है ना, इनकी मृत्यु वो 1863 ईस्वी में धर्मशाला में हो गई थी, धर्मशाला। अब धर्मशाला आपको पता ही होगा हमारे भारत के किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और उसी में एक बड़ा खूबसूरत शहर है आपकी धर्मशाला। उस स्थान पर 1863 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी, लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हुई। एक एल्गिन द्वितीय आगे भी पढ़ेंगे, ये एल्गिन है तो इसका मतलब ये एल्गिन प्रथम है ना। उसके बाद अगर हम भारत में बात करेंगे आपकी हमारी, तो उसके बाद अगला जो व्यक्ति हमारे भारत में अब तो वायसराय बनने स्टार्ट हो गए ना, वो आपकी हमारी लॉर्ड लॉरेंस आएंगे आपकी, है ना, लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल 1863 ईस्वी से लगाकर 1869 ईस्वी तक हमारे भारत में रहा है, लॉर्ड लॉरेंस आपके, है ना। अब इनका शासनकाल अगर रहा है तो इस वाले आपके हमारी भाई शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण 1-2 कार्य महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम लिख लेते हैं। पहली बात तो यही है कि अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए हस्तक्षेप नीति, हस्तक्षेप नीति को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था आपकी, तब क्या आएगा आंसर, लॉर्ड लॉरेंस आएगा आपकी। अब इस वाली हस्तक्षेप नीति को आपकी लॉर्ड लॉरेंस की आपकी शानदार निष्क्रियता के नाम से, है ना। अब लिख लें आप, लॉरेंस की इस नीति को किस नाम से जाना जाता है आपके, है ना, नीति को किस नाम से जाना जाता है, तब आंसर आएगा आपकी हमारी शानदार निष्क्रियता, शानदार निष्क्रियता, ये है ना। यानी कि हस्तक्षेप की नीति किस देश के लिए उसके द्वारा अपनाई गई थी, तब आंसर आपकी क्या आएगा, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के लिए जो हस्तक्षेप की नीति लॉरेंस के द्वारा अप्लाई या फॉलो की गई थी, उस वाली आपकी हमारी नीति को क्या बोला जाता है, आपकी शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के शासनकाल में हमारे भारत में पहली बार अकाल आयोग की गठन, अकाल आयोग का जो गठन है भारत में प्रथम बार हुआ, है ना। प्रथम अकाल आयोग का गठन आपकी वो लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में हुआ और इसका आपकी हमारी अध्यक्ष जो बनाए गए थे आपकी, वो बनाया गया था आपकी हेनरी, है ना,
हेनरी, तो हेनरी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर क्या आएगा? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में हुआ। इसी के शासनकाल में हमारे भारत में आपकी पहली बार भारत व यूरोप के मध्य जो टेलीग्राम सेवा है, टेलीग्राम मतलब तार सेवा है, वो भी लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में आपकी स्टार्ट हुई और इसको स्टार्ट किया गया था 1865 1865 ईस्वी में। तो 1865 ईस्वी में टेलीग्राम सेवा जो बिटवीन इंडिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप है, उसके बीच में किसके शासन, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस वाली घटना को आप सब लोग आपकी महत्वपूर्ण तरीके से लिखें, ये वाली है ना। और ये जो अहस्तक्षेप की नीति थी, इसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण आप समझे। तो ये दोनों काम किसके शासनकाल में हुए? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में आपकी हमारी ये दोनों के दोनों काम हुए थे आपके, ठीक है ना। ऐसे ही अब 1869 ईस्वी से अगर हम लोग बात करेंगे आपकी, तो अगला जो व्यक्ति आपके हमारे भारत में रहा है, तो इसके बाद आपके भारत में जो व्यक्ति वायसराय रहा है वो है लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 टू 1872 1872 तक रहा है। अब इनके बारे में तो एक सबसे महत्वपूर्ण काम हमें याद ही होगा अगर आपने हमारी क्लासेस पढ़ी हैं, ये है कि भारत में प्रथम जनगणना, है ना, भारत में प्रथम जनगणना जो आपकी शुरू कराई थी, आपकी शुरू वो 1872 ईस्वी में हुई, और वो किसके शासनकाल में हुई होगी भैया? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई होगी आपकी हमारी ये वाली, है ना। तो सीधा सीधा, लेकिन ये वाली जनगणना आपकी कैसी थी? अनियमित जनगणना थी। मैंने पूरी जनगणना आप लोगों को उस वाली क्लास में बता रखी, कृपया करके आप वो क्लास ले लें, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अनियमित जनगणना का मतलब ये होता है कि कोई भी उसकी निश्चित समय अवधि नहीं होगी, 10 वर्ष या 5 वर्ष उसका कोई भी निश्चित समय नहीं होगा आपकी, तो उस वाली जनगणना को क्या बोला? लेकिन जनगणना थी, सेंसस स्टार्ट हुआ लॉर्ड में, है ना। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना जो है आपकी, मेयो कॉलेज की स्थापना वो भी किसके शासनकाल में हुई? आपकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपकी हमारी उसकी भी स्थापना आपकी हमारी की गई थी आपकी, ठीक है। ऐसी करके हमारे भारत में कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग की स्थापना जो है वो 1872 1872 ईस्वी में, वो भी किसके समय में हुई थी? वो भी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपकी हमारी की गई थी आपकी, है ना। तो ये कुछ है आपकी हमारी चीजें हैं जो ये वाली आपकी हमारी की गई है ना। अब एक चीज आप और लिख लें, हाँ देखो एक और क्वेश्चन आता है आपकी लॉर्ड मेयो, इसे महत्वपूर्ण कर लें आप, ये जो चीजें मैं आपकी लिखना वाला हूँ इसको आप इंपोर्टेंट कर लें, और ये है कि किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल के समय में की गई है, उसके शासनकाल के समय में हुई है। तब आंसर क्या आएगा आपकी? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो आएगा आपकी। इसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण करिए। देखो मैं आपको बता दूं, आपके लॉर्ड मेयो जो है 1872 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके दौरे पर गए हुए थे, इसके दौरे पर, है ना। यानी कि उनका 1872 ईस्वी में एक दौरा हुआ, और वो दौरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हुआ 1872 में। इसी के समय एक अफगान व्यक्ति के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी आपकी? तब आंसर क्या आएगा आपकी? लॉर्ड मेयो, ये वाला 1872 ईस्वी में। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण घटना, ये 1872 ईस्वी से संबंधित जो आपकी जो घटना है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल से रही है ना। ऐसी करके अगर हम अगले आपकी हमारी वायसराय के बारे में बात करेंगे, तो ये आपकी लॉर्ड मेयो रहा है। अगला जो वायसराय हमारे भारत में रहा है वो है आपकी लॉर्ड नॉर्थ बुक है आपकी, और लॉर्ड नॉर्थ बुक है ना, लॉर्ड नॉर्थ बुक। लॉर्ड नॉर्थ बुक का शासनकाल 1872 से 1876 ईस्वी तक हमारे भारत में रहा है, लॉर्ड नॉर्थ बुक का ये वाला, है ना। अब लॉर्ड नॉर्थ बुक का शासनकाल आपकी 4 वर्ष रहा, 1872 से 1876 ईस्वी तक आपकी हमारी इनका शासनकाल रहा है। इनका शासनकाल का आपकी हमारी पंजाब में, बस ये है आपकी एक सबसे महत्वपूर्ण घटना आपकी हमारी पंजाब में कूका आंदोलन, ये बात
कूका आंदोलन जो आपकी शुरू हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ है? लॉर्ड नॉर्थ कुक के शासनकाल में हुआ है। एक इन्होंने कथन कहा था और वो ये कथन था कि भारत को तलवार के बल पर हासिल किया गया है। तलवार, भारत को तलवार के बल पर हासिल किया गया है, हासिल किया गया है और उसकी रक्षा भी तलवार के बल पर ही की जाएगी, तलवार के बल पर ही की जाएगी, ये भाई की जाएगी। ये कथन जो है ना आपकी, ये स्टेटमेंट जो है वो लॉर्ड नॉर्थ बुक के द्वारा दिया गया था, बस आप इतना याद रखें। और पंजाब में कूका आंदोलन जो है ये भी किसके समय में शुरू हुआ था आपकी? तो इसका मतलब ऐसे भी आता है कई बार कि कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य है, किस क्षेत्र से है, तो पंजाब से है आपकी। ये लॉर्ड नॉर्थ बुक रहा है 76 तक आपकी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी 76 के बाद, तो एक व्यक्ति हमारे भारत में जो अगला व्यक्ति वायसराय रहा है वो कौन सा व्यक्ति है? लॉर्ड लिटन आपके हमारे ये व्यक्ति रहा है ना, लॉर्ड लिटन या लिटन आपके हमारी, इसका शासनकाल रहा है 1876 से 1880 ईस्वी तक हमारे भारत में इसका शासनकाल रहा। इसके शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी हमारी आप लोगों को याद करनी है वो है आपकी भारत में वार्नाक्यूलर एक्ट। वार्नाक्यूलर एक्ट कब पारित हुआ था? तब आंसर आएगा आपके 1878 ईस्वी में। और किसके समय में? लॉर्ड लीटन के समय में। वार्नाक्यूलर एक्ट था आपकी हमारी भारतीय प्रेस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाना। भारतीय प्रेस का मतलब होता है कि भारतीय आपकी जो अखबार है ना, जो अखबार है, भारतीय प्रेस पर अतिरिक्त प्रतिबंध से संबंधित जो अधिनियम था वो कौन सा था कि वो वार्नाक्यूलर एक्ट था। और ये वार्नाक्यूलर एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में हमारे भारत में ये पारित हुआ था आपकी, है ना। उसके बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये वाला है ना, भारतीय शस्त्र जो अधिनियम है ये हमारे भारत में पारित हुआ था 1878 ईस्वी में ही पारित हुआ। और ये भी किसके शासनकाल में पारित हुआ है? तब आंसर आपकी लॉर्ड लिटन। ये तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये बड़े दो महत्वपूर्ण आपकी हमारी घटनाएं हुई थी। इसके शासनकाल में एक और है आपकी, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है ना, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, इसकी आयु, इसके लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। 19 वर्ष कर दी गई, ये वाला। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आंसर आपके हमारे लॉर्ड लिटन ही आएगा। यानी इसने 21 वर्ष के स्थान पर 19 वर्ष यूपीएससी के आपके एग्जाम देने के लिए आयु को कर दिया था, तो वो भी लॉर्ड लिटन आएगा आपके, है ना। उसके बाद अगर हम भारत में बात करें आपकी, तो अगला वायसराय जो हमारे भारत में रहा है वो व्यक्ति हमारे भारत में रहा है आपके भैया लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक हमारे भारत में रहा है। ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि भारत में नियमित जनगणना जो आपकी शुरू हुई है 1881, वो किसके शासनकाल में हुई है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई है ना। इसने यूपीएससी की आयु वापस यूपीएससी की आयु वापस 19 से 21 वर्ष कर दी थी आपकी, तो भी आंसर क्या आएगा आपकी? लॉर्ड रिपन आएगा आपकी। ये इसके शासनकाल में आपकी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। स्थायी स्वशासन का जन्म, ये वाला स्थायी स्वशासन की शुरुआत, ये वाला स्थायी स्वशासन की शुरुआत आपकी वो भी किसके शासनकाल में हुई है? वो भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हमारे भारत में आपकी की गई थी, ये वाली आपकी, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इसके शासनकाल में आपकी हमारी की गई हैं, ये वाला है। एक और है आपकी हमारी इल्बर्ट अधिनियम, कब पारित, ये इसको महत्वपूर्ण कर लेने वाला आपकी, है ना। इल्बर्ट जो अधिनियम है, इल्बर्ट अधिनियम, ये कब पारित हुआ था आपकी? तो 1883। और फिर किसका दौर चल रहा होगा? लॉर्ड रिपन का दौर चल रहा होगा, है ना। एक महिला का नाम आपने जरूर पढ़ा होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये वाली एक महिला थी, इनके द्वारा लॉर्ड रिपन को, है ना, इनके द्वारा जो लॉर्ड रिपन था उसे हमारे भारत का उद्धारक कहा गया था। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक, भारत का उद्धारक जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का उद्धारक आपकी किस व्यक्ति को कहा गया? तब आंसर लॉर्ड रिपन आएगा। इल्बर्ट अधिनियम कब पारित हुआ? 1883 में। इल्बर्ट अधिनियम का मतलब ये था कि हमारे भारत में क्या होता था अभी तक, जो यूरोपीय व्यक्ति होते थे अगर वो कोई अपराध करके आए तो उनके केस की सुनवाई करने का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को नहीं था, है ना। इस अधिनियम के तहत आपके यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीशों को समान अधिकार दे दिए गए थे, और इसी रीजन से आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक आपके किसे कहा था? लॉर्ड रिपन को। नियमित जनगणना आपकी किसने शुरू कराई? आपके लॉर्ड रिपन ने। यूपीएससी की उम्र वापस आपकी 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष, आज भी 21 वर्ष ही है, वो किसके द्वारा की गई थी? आपके लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का मतलब जानते हो? स्थानीय स्वशासन को वास्तविकता में आज हम लोग आपकी पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, है ना। इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, पंचायती राज व्यवस्था, वरना हम इन क्लासेस में तो बात करेंगे ही करेंगे पंचायती राज व्यवस्था, जिससे ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, जिला अध्यक्ष, या शहरों में आपकी स्थानीय स्वशासन जो होता है, जैसे वहाँ वार्ड मेंबर वगैरह होते हैं, चेयरमैन वगैरह होता है, मेयर या महापौर वगैरह होता है, उसके बारे में बात करें हम तो किसको जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को आपके हमारे भारत में जाना जाता है ना। एक और लिख लें आपकी, हमारे भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम, ये बात है ना। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है ये हमारे भारत में पारित हुआ था 1881 ईस्वी में, और उस समय भी हमारे भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड रिपन था हमारी। तो इसके बारे में भी आप लोग पहचान कर लें, ठीक है भैया, है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इन महत्वपूर्ण घटनाओं का आपके हमारे भारत में, इसीलिए इसे भारत का उद्धारक कहा गया था। उसके बाद हमारे भारत में आपके लॉर्ड डफरिन है, ए वाला, ये है ना। जो अगला व्यक्ति हमारे भारत में शासनकाल रहा है वो लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 है। इनका भी शासनकाल 84 से 88 तक, यानी कि 4 वर्ष का ही रहा है। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हमारे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये वाला है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किसके शासनकाल में की गई थी? आपकी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में की गई थी आपकी हमारी, ये वाला है ना। उसके अतिरिक्त आपकी हमारी अवध, पंजाब और एक राज्य था आपके बंगाल, ये वाला है ना। बस ये दो काम ही है, एक है आपकी हमारी बंगाल है, एक है अवध, और एक है आपके हमारे पंजाब। ये वाले जो इनके लिए जो अधिनियम पारित हुए हैं, अधिनियम पारित, वो भी किसके शासनकाल में हुआ था? वो भी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आपकी किया गया था। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, और अवध, बंगाल और पंजाब के लिए अधिनियम जो पारित किया गया लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किए गए, है ना। ऐसे करके अगला जो वायसराय हमारे भारत में रहा है वो व्यक्ति हमारे भारत में रहे हैं आपकी हमारी लॉर्ड लैंसडाउन, है ना। देखो मैंने आपको एक भी नहीं छोड़ा होगा भाई, इसमें कुछ भी ऐसा इग्नोर नहीं करा होगा कि जो आपके काम की चीज और हमने इग्नोर करके केवल समय को बढ़ावा देने के लिए, समय का दिखावा करने के लिए, या केवल आप लोगों के लिए आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए मैंने उसको आपकी लेफ्ट कर दिया और छोड़ दिया, वैसे एक भी नहीं करा। तो कृपया करके हम पूरी डिटेल में उनकी बातें करें, तो पूरी ही डिटेल में आप उन चीजों के नोट्स बनाएं और उन चीजों पर कोशिश करें कि आपकी कमांड बने। अगला वायसराय जो हमारे भारत में रहा है वो लॉर्ड लैंसडाउन है, और लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल 1888 से और 1894 ईस्वी तक हमारे भारत में जो वायसराय रहा है आपकी हमारी भाई, वो किसका आपकी हमारी रहा है? लॉर्ड लैंसडाउन का रहा है, है ना। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, उसको आप लिख लें, और वो महत्वपूर्ण घटना यह है कि भारत व अफगानिस्तान के बीच, भारत व अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा थी आपकी, डुरंड सीमा रेखा, है ना, डुरंड सीमा रेखा। इसको जो खींचा गया था
इसको जो खींचा गया था आपकी वो 1896 ईस्वी में खींचा गया था। तो और उस समय आपके हमारी भारत का वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन। अच्छा, वर्तमान में तो आपको याद होगी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी हमारी डूरंड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है, तो डूरंड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है, तब आंसर आपके हमारी भाई अफगानिस्तान व पाकिस्तान आएगा, ये वाला है ना, पाकिस्तान व अफगानिस्तान आएगा तब इसका आंसर। देखो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि जिस समय ये रेखा खींची गई थी उस समय पाकिस्तान भारत से अलग नहीं था, भारत का हिस्सा था। तो इस रीजन से आपकी हमारी उस समय जो सीमा रेखा थी डोरंड वो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। आज जो है डोरंड वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है, और इसको जो खींचा गया था 1896 में 1896 ईस्वी में खींचा गया था, और उस समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे, लॉर्ड लैंसडाउन थे। और लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आपके एक व्यक्ति थे डूरंड, ये डूरंड नाम ही था आपके हमारे, है ना, ये डूरंड नाम ही था, इनके नाम पर इस सीमा रेखा को खींचा गया था, ये वाला ठीक है ना। ऐसे ही करके अगर हम भारत में बात करेंगे, आपकी जो अगले वायसराय रहे हैं वो रहे हैं आपकी एल्गिन द्वितीय है, और एल्गिन द्वितीय का जो शासनकाल रहा है आपके हमारे भाई लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, और इनका शासनकाल आपकी 1894 ईस्वी तक तो हम आई गए थे, आपकी 1894 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक आपकी इनका शासनकाल रहा है। इनमें पढ़ने के लिए इतना ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इनका शासनकाल ही एक तरीके से निष्क्रिय शासनकाल रहा था, यानी कोई भी इतना महत्वपूर्ण काम जो है वो एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में नहीं किया गया था। मैं कह नहीं रहा था अभी पीछे कि एक एल्गिन है वो एल्गिन फर्स्ट है और ये एल्गिन द्वितीय है ना। ऐसे ही करके हमारे भारत में जो अगला आपके हमारी व्यक्ति रहे हैं वायसराय जो है, वो व्यक्ति रहे हैं आपके भाई लॉर्ड कर्जन, यहाँ से है ना, लॉर्ड कर्जन है, और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से और 1905 तक रहा है। तो आप लिख लें आपकी, अगर पूछा जाता है कि भारत में वायसराय का, भारत में सबसे लंबा वायसराय वायसराय शासनकाल किसका रहा है, तो सबसे लंबा वायसराय शासनकाल किसका रहा है, तब आंसर क्या आएगा आपकी लॉर्ड कर्जन आएगा। क्योंकि लगभग लगभग आपके कितने वर्ष रहा है, आपकी 6 वर्ष इनका शासनकाल हमारे भारत में रहा है, ठीक है। इनके शासनकाल में बहुत कुछ काम हुआ था आपकी, जैसे भारत में सिंचाई विभाग की स्थापना, ये वाली है ना, सिंचाई विभाग की स्थापना जो है ये हमारे भारत में 1901 ईस्वी में की गई, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की गई, है ना। ऐसे ही करके अगर हम भारत में बात करें तो पुलिस आयोग की स्थापना, पुलिस आयोग की, है ना, या पुलिस आयोग कह लो या पुलिस विभाग कह लो, इसकी स्थापना भी 1901 में की गई थी आपकी, है ना। एक था आपकी विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित किया गया था वो भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपके पारित हुआ था, और ये पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। तो सिंचाई विभाग की स्थापना, पुलिस विभाग की स्थापना, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था वो भी 1904 में ही आपकी पारित किया गया था। तो ये सब कुछ किसके शासनकाल में हुआ था, आपकी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था आपकी, है ना। एक आपको याद होगा, चलो अगले आपकी हमारी लाइन पर लिखते हैं आपकी, है ना। अगर हम अगली आपकी हमारी भाई इनकी घटना के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपकी हमारी कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये वाला है ना, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, मेमोरियल हॉल, इसकी जो स्थापना है वो भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी आपकी, है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना भी किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हमारे भारत में आपकी हमारी की गई थी आपकी, है ना। अब एक व्यक्ति हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपकी बंगाल का विभाजन। ये तो आपको याद ही होगा, हिस्ट्री में मैं पूरी डिटेल में इन सारी चीजों को आपको समझाऊंगा, वो लिखवा के भी जाऊंगा। बंगाल का विभाजन जो हमारे भारत में हुआ था प्रभावी, वो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, और वो भी किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपकी किया गया था आपकी, है ना। ऐसे करके हमारे भारत में बात करें आपकी, हमारी भारत में दूसरा अकाल आयोग की स्थापना,
दूसरे अकाल आयोग की स्थापना जो है वो भी किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन ने कुछ असंवैधानिक काम करे थे और इसीलिए लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की गई थी आपकी, है ना, औरंगजेब। तो लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, अगर ये आपकी हमारी पूछा जाता है कि किसने आपकी हमारी लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी आपकी, है ना, किसने की, तब आंसर आएगा आपकी गांधी जी के राजनीतिक गुरु, आपको याद ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आपकी हमारी भाई इसकी इनकी तुलना जो है, जो आपकी लॉर्ड कर्जन है उसकी भारत में एज ए मुगल बादशाह आपकी औरंगजेब से इनकी कंपेयर, इनकी तुलना जो है वो की गई थी आपकी, ये बात जो है ना। तो ये कुछ काम जो हमने पहले लिखे हैं और ये लिखे हैं वो किसके शासनकाल में रहे, लॉर्ड कर्जन। अब देखो हम पढ़ते पढ़ते जो है आपकी हमारी यहाँ तक आ चुके हैं, तो भारतीय एक और लिख लो आपकी, भारतीय प्राचीन स्मारक, प्राचीन स्मारक अधिनियम, प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम, प्रशिक्षण अधिनियम, ये भी किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो भी आंसर आपकी लॉर्ड कर्जन है। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है ये वाली, ये सब कुछ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है। अब आप ऐसा करें आपकी, हम 1905 तक पहुंचते हुए आ चुके हैं, बाकी के जो गवर्नर जनरल ये वायसराय बचे हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को समाप्त ही करेंगे हम लोग। तो 1905 से 1948 के बीच में, जैसे इसके बाद लॉर्ड मिंटो सेकेंड रहे हैं, उसके बाद हार्डिंग द्वितीय साहब रहे हैं, उसके बाद हमारे भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहे हैं, उसके बाद रीडिंग साहब रहे हैं, उसके बाद इरविन साहब रहे हैं, उसके बाद हमारे भारत में बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन रहे हैं, लॉर्ड वेलिंगटन के बाद लॉर्ड लिनलिथ गो रहे हैं, लॉर्ड लिनलिथ गो के बाद लॉर्ड बेवेल रहे हैं, लॉर्ड बेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन रहे हैं, और उसके बाद श्री राजगोपालाचारी। तो एक कुछ वायसराय और रह गए हैं, इनके बारे में आपसे आपकी हमारी फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी, बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हो तो कृपया करके इनके आप नोट्स बनाएं, और महत्वपूर्ण है ही, लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी है ही, क्योंकि हमको पढ़ाई करनी है और एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। तो कृपया करके इनके नोट्स बनाएं, पूरी क्लास आप देखें और हमारी क्लास को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।